नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे एक बड़ी खबर यह है कि दाल के दाम जमीन पर आ चुके हैं और दलहन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक महीने में थोक भाव दाल का 10 से 20% तक गिर चुका है। चने में सबसे ज्यादा यानी करीब 20% की गिरावट आई है और वायदा बाजार में यानी NCDX पर एक महीने में चने का भाव करीब 1200 रुपए तक टूट चुका है। एक महीने में उड़द में करीब 15% और मूंग में 14% की गिरावट आई है। तो भारी गिरावट आई है दाल कीमतों में। तमाम कोशिशें जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं दाल कीमतों को सपोर्ट देने के लिए, दलहन किसानों को नुकसान से बचाने के लिए, वो कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो पा रही हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट को अलाउ किया है, इंपोर्ट पर शिकंजा कसा है, लेकिन उसके बाद भी कीमतें काफी ज्यादा गिर चुकी हैं। तो आखिर क्यों दाल के दाम गिर रहे हैं? क्यों सरकार की कोशिश नाकाम हो रही है, कामयाब नहीं हो पा रही है? इसके पीछे क्या वजह है और क्या दाल की कीमतों में आगे भी गिरावट कंटिन्यू रहेगी, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर जिस तरह से दाल के दाम कम हुए हैं, कीमतों में गिरावट आई है, दाल कीमतों में जो गिरावट आई है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और दाल के दाम जो यहाँ पर कम हुए हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि डिमांड के मुकाबले दाल की सप्लाई में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया है, ये हम आपको बता रहे हैं। और एक महीने में आप पहले देखिए कि चने में करीब 20%, अरहर में 10%, मूंग में 14% और उड़द में 12% की गिरावट आई है एक महीने में चने की कीमतों में। तो काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और आपको बता दें कि अब आप देखिए कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार जो भाव का गारंटी यहाँ पर देती है, MSP के मुकाबले कीमतों में कितनी ज्यादा गिरावट है। अरहर का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, MSP 5450 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी MSP के मुकाबले जो अरहर का भाव है वो करीब 2400 से 2500 रुपए नीचे बिक रहा है। आप अंदाजा लगाइए किसानों को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। मूंग की MSP है 5575 रुपए, बाजार में भाव है 4300 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ पर भी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उड़द की बात करें तो उड़द का भाव है 4000 रुपए प्रति क्विंटल और MSP है 5400 रुपए प्रति क्विंटल। यानी 1400 रुपए का नुकसान MSP के मुकाबले अगर हम देखें तो फार्मर्स को यहाँ पर हो रहा है। तो दलहन किसानों की मुश्किलों का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस भाव को देखते हुए। तो आखिर ये गिरावट क्यों आई है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। डिमांड के मुकाबले बाजार में सप्लाई दालों की काफी ज्यादा है, इससे कहीं ना कहीं कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला है। इसके अलावा सरकार के पास 18 लाख टन दाल का स्टॉक है और सरकार ने ये कहा है कि सस्ते भाव पर दाल बेचने की सरकार की योजना है। उससे भी कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई बढ़ने की संभावना है, जिसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। और सरकार ने यह ऐलान चूंकि कर दिया है कि कम भाव पर यहाँ पर दाल बेची जाएगी। स्टॉकिस्ट की डिमांड काफी कम है, ये माना जा रहा है। जो जानकार हैं दाल के, उनका ये मानना है कि जो देश में दाल के थोक कारोबारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास काफी स्टॉक है, तो उनकी तरफ से डिमांड में काफी कमी आ गई है, जिसका इम्पैक्ट भी आप दाल की कीमतों पर देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या दाल की कीमतें अभी और कम रहेंगी, क्या और दाल के दाम कम होंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं, बीकानेर से ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे आपको। बीकानेर दाल का एक बड़ा सेंटर है चने का खास करके। और साथ ही हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, दाल कारोबारी हैं, सिलीगुड़ी एजेंसी के डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सुनील बलदेवा आपसे ये कि दाल की कीमतों में जो गिरावट आई है, तेज गिरावट आई है, क्या ये कंटिन्यू रहने वाली है? सुनील बलदेवा, लगता है इनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। लेकिन पुखराज चोपड़ा, ग्राउंड रियलिटी दाल को लेकर के क्या है? आप बीकानेर में से हमारे साथ जुड़े हैं। मंडियों में डिमांड के मुकाबले दालों की सप्लाई की स्थिति फिलहाल कैसी है? देखिए, सप्लाई की स्थिति बेहतर है, इसीलिए दालों के दाम घट रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, 2 साल पहले जो दालों के अनाप शनाप भाव बढ़ गए थे, उसके मुकाबले व्यापारियों को लगा कि दालों के भाव कम हैं, स्टॉक करके बैठ गए और वही मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। तीसरी बात है, इसमें डिमांड सप्लाई के साथ साथ में सरकार का ये कहना कि 18 लाख टन दालें बेचेंगे, तो वैसे ही दालों के प्राइस कम हैं और ये और व्यापारी इसमें दबाव में आ रहे हैं। यदि दालों की बात करें तो MSP में सिर्फ चना ही ऐसा है जो MSP से 1000 रुपए ऊपर खड़ा है अभी तक।
बाकी किसी भी दाल में कोई तेजी नहीं है। उठाव की बात है, गाहकी एकदम नदारद है और निकट में ऐसा नहीं लगता कि कोई गाहकी आई है। हाँ। जो त्योहार की गायकी होनी चाहिए दीपावली की, वो गायकी आ चुकी है। अब नए सिरे से इस गायकी की उम्मीद भी नहीं है। तो फंडामेंटल में ग्राउंड पे अपन देखें तो दालों की डिमांड और सप्लाई में कहीं भी तालमेल का अभाव नहीं है, पूरे तालमेल के साथ है। जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई मिल रही है, पर अतिरिक्त उठाव नहीं होने के कारण से व्यापारियों का मनोबल टूटा हुआ है। ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सेंटीमेंट भी यहाँ पर बाजार का कमजोर है। सुनील बलदेवा, जो हालात हैं फिलहाल दलहन को लेकर, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तुअर का भाव एमएसपी के मुकाबले करीब 2500 रुपए नीचे है। ऐसे में क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद आप देख रहे हैं आगे दलहन किसानों को, या फिर आपको लगता है कि दलहन के दाम अभी नीचे ही रहेंगे? मुझे कोई ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि जो तंत्र पिछले साल टूट गया था, किसी भी इंडस्ट्री में यदि 100 रुपए की चीज 30 रुपए या 35 रुपए रह जाए तो इंडस्ट्री में सभी को नुकसान होता है। हाँ। न केवल मिलर व्यापारी बल्कि किसान सभी का इसमें नुकसान हो रहा है और हुआ है। इसी के कारण किसी का मनोबल ही नहीं है, किसी के काम करने की इच्छा ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यदि किसी को भी आप बोलो कि 50 रुपए की तुअर ले लो और आपको आसाम भेज के 51 रुपए बिक जाएगी, तो भी उसका काम करने की इच्छा नहीं है। व्यापारी इतना टूट चुका है। इसके कारण ये जो देख रहे हो कि भाव में, आपने बोला व्यापारियों के पास बहुत स्टॉक है, व्यापारियों के पास स्टॉक नहीं है। स्टॉक केवल गवर्नमेंट के पास है, और यदि गवर्नमेंट इसको ओपन मार्केट में बेचेगी तो और मंदी को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो 18-19 लाख टन उनके माल है वो अपने जन कल्याण योजनाएं में लगाएं, ताकि जो दाल नहीं खा सकते हैं वो दाल खाएं, और उसकी दाल की आपूर्ति जो बाजार से खरीद सकते हैं उनको ना हो। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं सुनील बलदेवा कि स्टॉकिस्ट के पास माल नहीं है, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि स्टॉकिस्ट के पास माल है, और स्टॉकिस्ट ये चाहता है कि ये मार्केट में ये फैलाया जाए कि स्टॉकिस्ट के पास माल नहीं है, ताकि सरकार को मिसगाइड किया जाए, और जैसे ही दाम बढ़ेंगे एक बार फिर से स्टॉकिस्ट मुनाफा कमाएंगे माल निकाल कर बाहर। मृत्युंजय, यहाँ सरकार, किसान और व्यापारी सब चाहते हैं कि 10 से 15% बाजार बढ़े, और ये बढ़ने जरूरी है। इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि बाजार बढ़े। हाँ। स्टॉकिस्ट आम व्यापारी, आम मिलर के पास नहीं है। फिर मैं दोबारा कहता हूँ, जो भी स्टॉक है वो इम्पोर्टेड स्टॉक है, और इम्पोर्ट वाला स्टॉक भी जो है वो बाजार में आ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इम्पोर्ट कम हो। किसानों को दालों का उचित भाव मिले, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन दिक्कत स्टॉकिस्ट के फ्रंट पर है। जो बात आप कह रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल पा रही है, दोनों में गैप है। हमें जानकारी मिल पा रही है कि स्टॉकिस्ट की डिमांड इसलिए कम हो गई है क्योंकि उनके पास स्टॉक है, और स्टॉकिस्ट ये चाहते हैं कि दाल के दाम बढ़ें ताकि उन्हें भी फायदा हो। तो अगर अभी दाल के दाम बढ़ते हैं तो किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन किसानों के मुकाबले स्टॉकिस्ट को, कारोबारियों को भी ज्यादा फायदा होने वाला है। मृत्युंजय, स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला, फंड की कमी हो गई है। क्योंकि जो इंडस्ट्री में यदि कोई 100 की चीज 30 रुपए रह जाए, वहाँ पे फंड अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए बाजार में बायर जो है नाराज है। एक्चुअल में ये तंत्र टूट गया है। जो किसानों को उचित भाव दिलाते थे वो व्यापारी ही दिलाते थे, चाहे मीडिया या फिर पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है। और मैं ये कहूंगा कि व्यापारी से ज्यादा देशभक्त मैंने आज तक नहीं देखा इस देश में। लेकिन फिर भी इसको जमाखोर कहा जाता है। लेकिन यदि जमाखोर होता तो 100 रुपए की चीज 35 रुपए बिक रहा है, उस समय आप उसको क्या कहोगे, जमाखोर कहोगे या नुकसान उठाने वाला? आप कह रहे हैं कि व्यापारियों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। ये नई टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पर दी है। नई टेक्नोलॉजी नहीं है मृत्युंजय, आप यहाँ पे मृत्युंजय फिर एक बात बोलने दीजिए, आपके चैनल पे एक बात बोलने दीजिए, एक बात बोलने दीजिए मृत्युंजय, एक बात बोलने दीजिए। आप कोई धर्मशाला, कोई अस्पताल या कोई भी चीज में देख लीजिए, वहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा दान व्यापारियों का ही लगा हुआ होता है। हाँ, तो वो लगा होता, ठीक बात है, लेकिन व्यापारी जब बाजार में मुनाफा कमाने पर उतरता है तो सरकार से लेकर बाजार तक परेशान हो जाता है। व्यापारी हमेशा मुनाफा व्यापारियों के पास इतने गणित होते हैं मिसगाइड करने को बाजार को, कि बाजार को समझ में नहीं आता है कि तेजी करूं या मंदी करूं। ठीक है आपकी बात, लेकिन पुखरा चोपड़ा, आपके हिसाब से दिवाली के बाद, यानी अभी से 1 महीने के बाद दालों के दाम कहां पर जा सकते हैं? देखिए, आप 1 और 2 महीने की बात तो छोड़िए, हम लोग व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं। अभी ग्रामीण या किसान को भी पूछ लीजिए, उसका ये जवाब है कि 2019 तक आप महंगाई शब्द भूल जाइए। 2000 ये जो बिहार चुना हुआ था, इसमें दालों की महंगाई जिस तरह से लेके डूबी थी, अब 2019 तक महंगाई
दालों की महंगाई से भूल जाओ, महंगाई नहीं खेलने देंगे। हाँ, ये तो किसान और आम आदमी ऐसा सोच रहा है। ठीक है। और जहाँ तक स्टॉक की बात है, बिना स्टॉक बिना माल के बाजार में मंदी नहीं आती है। ओके। हाँ, गवर्नमेंट की नीति है कि वो 18 लाख टन 19 लाख टन दालें छोड़ेगी, तो इसमें मंदी का वातावरण बनेगा। ये तो निश्चित बात है, जब सप्लाई किसी चीज की बढ़ती है तो ये बाजार बात घटेगा। काफी महत्वपूर्ण कही है पुखराज चोपड़ा ने कि बिना स्टॉक के बाजार में मंदी नहीं आती है। आप समझ जाइए कि बाजार में अगर सप्लाई ज्यादा है इसलिए दाम यहां पर कम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज चोपड़ा आपका, सुनील बलदेवा आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय इस खबर के ऊपर रखने के लिए। वंदना भारती, अगर दालों की बात करें तो दालों में सिर्फ चने की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और वायदा बाजार में पिछले एक महीने में करीब 1200 रुपए की गिरावट आ चुकी है। चना वायदा में आज भी बाजार दबाव में ट्रेड कर रहा है, 30 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए चने में? मृत्युंजय, जिस तरीके का माहौल बन रहा है और गवर्नमेंट जिस तरीके से बोल रही है कि सस्ते दामों पे दाल को यहाँ पे बेचेगी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि दबाव जो है वो थोड़ा सा बना रहेगा और प्राइसेस जो है वो 5000 से नीचे भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि 4900 से 4850 तक आना चाहिए, लेकिन एक टेम्पररी वहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे, बाउंस बैक होके फिर से मुझे लग रहा है 5200 तक का जो लेवल है वहां तक आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सोयाबीन की। सोयाबीन पर फैयाज, आपका ताजा आउटलुक क्या है? यहां पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मिथुन, सोयाबीन के अंदर हमने पिछले ही हफ्ते पूरे मध्य प्रदेश का एक फील्ड विजिट किया था हमारे टीम ने, तो वहां से ये क्लियरली निकल कर आया कि एकरेज जो है वो तो कम ही है, जैसे कि पहले से लोगों को पता है, लेकिन यील्ड भी जो है, जो यील्ड है वो भी कम है। इंदौर और उज्जैन के बेल्ट के अंदर काफी हद तक डैमेज देखा जा रहा है, जहां पर जो सोयाबीन सीड्स की साइज रहती है वो भी स्मॉल है, उसके अलावा कलर भी थोड़े डार्क है। और बारिश जो आखिरी राउंड आया था बारिश का सितंबर में, उस वजह से काफी हद तक फार्म्स में क्रॉप डैमेज हुए, वाटर लॉगिंग की वजह से हो जाए या वहां पर 2 टाइम बारिश आने की वजह से हो जाए। मंदसौर और नीमच और रतलाम के जो बेल्ट है वहां पर इतना डैमेज नहीं है, लेकिन वहां पर भी यील्ड कम है, दाने छोटे हैं। और क्योंकि पहले सेगमेंट में चने की बात चल रही थी तो क्लियरली काफी फार्मर से हमने वहां पर इंटरैक्ट किया और हर फार्मर को जो है 5200 के भाव में चना जो है वो सोइंग करना है। उनका 1 बीघे का कॉस्ट जो है तकरीबन 2 से 3000 क्विंटल 2 से 3000 रुपया रहता है और उसके सामने यील्ड काफी अच्छी है और 5000 के भाव में मुझे लगता है फार्मर्स जो है बारिश कम होने की वजह से भरपूर चने की सोइंग करेंगे। चने के मुझे लगता है कि प्रोडक्शन अच्छी रहेगी और क्लियर इंपैक्ट जो है इसका प्राइस में हमें दिख रहा है कि अगर आप नए कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस देखें तो काफी नीचे ओपन हुए हैं और इंपोर्ट भी कहा जा रहा है कि अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चने के प्राइस जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5000 से भी नीचे लुढ़केंगे। और जहां तक सस्ते और महंगे की बात चल रही थी पहले सेगमेंट में, हमें ये समझना चाहिए कि सस्ता और महंगा क्या है। अगर एमएसपी के नीचे मार्केट प्राइस चले जाते तो मेरे हिसाब से वो काफी हद तक सस्ते से भी ज्यादा नीचे हो जाता है और वहां पर वो फार्मर्स के लिए सपोर्टिव नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब गोल्ड और सिल्वर की। वंदना भारती, सोने चांदी की कीमतों में आज भी तेजी है, क्या आज के कारोबार में आपको लगता है कि सोने और चांदी के दाम और बढ़ने वाले हैं, बाई करके चलना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि काफी दिनों बाद हम लोगों ने देखा है कि काफी स्ट्रांग कोरिलेशन है डॉलर इंडेक्स और गोल्ड में। देखे तो पिछले 4 हफ्तों से डॉलर इंडेक्स में उछाल था और गोल्ड में वहां पे हम लोगों ने डाउनसाइड देखा। वहीं पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में करेक्शन है और जिस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा यहाँ पे पेसिमिस्टिक होता दिख रहा है, मुझे लग रहा है उसका जो फायदा है यहाँ पे गोल्ड को मिला है और घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि एक बार 30,000 का आंकड़ा जो है गोल्ड पार करेगा। ठीक है, क्रूड के ऊपर फैयाज क्या कॉल है आपकी इंट्राडे में? मिथुन जी, मुझे बुलिश लग रहा है 3310 से 3300 की रेंज में बाई कर सकते हैं अक्टूबर फ्यूचर्स को। ऊपर की तरफ 3400 3410 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 3258 का रहेगा। ओके, जी बिजनेस के मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने जीएसटी पर अहम बातें कही हैं। जी बिजनेस के मंच पर उन्होंने कहा कि नई टैक्स प्रणाली स्थिर होने में समय लगता है, जीएसटी में बदलाव नहीं करते तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ती। जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं उसके आप काफ़ी खिलाफ थे। आपने कहा था कि 1 साल कम से कम सेटल होने देना चाहिए किसी भी एक टैक्स प्रोविजन को, लेकिन फिर हमने देखा है कि अब ये बदलाव जो हैं रिपीटेडली हुए जा रहे हैं। तो क्या इससे आप क्या संकेत लेंगे कि शायद काफ़ी दिक्कतें आ रही थी लोगों को, इसलिए कोई चारा नहीं रहा सरकार के पास? क्योंकि आप बहुत क्लियर थे पिछली बार कि यू वुड नॉट वांट टू सी टू मेनी चेंजेस टू सून। यू राइट, एक्चुअली देखे तो कोई भी टैक्स प्रणाली थोड़ी स्थिर होनी चाहिए, कुछ टाइम तक लोगों को उसका अनुभव करना चाहिए, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे प्रेसिंग इश्यूज आ गए जिसमें
उसको एड्रेस किए बिना कोई ऑप्शन ही नहीं था, और अगर उसको नहीं एड्रेस करते तो फिर और उलझनें बढ़ती लोगों की, और लोग फिर जीएसटी के विमुख हो जाते। सो कुछ तो हमको इसीलिए डिसीजन लेने पड़े। आगे जाके जीएसटी काउंसिल ने अब ये तय किया है, क्योंकि डिमांड तो बहुत आती है काफ़ी सारे सेक्टर की, रेट रिडक्शन होना चाहिए। आगे जाके काउंसिल ने ये बोला है कि अब हम जो करेंगे वो एक साथ करेंगे, और वो एक कुछ सिद्धांत के आधार पे करेंगे। तो एक छोटा सा अप्रोच पेपर हमने बनाया था जो काउंसिल ने अप्रूव किया है कि किन किन सिद्धांतों के आधार पे कमिटी हमारी जो है फिटमेंट कमेटी वो काम करेगी, और फिर काउंसिल के सामने एक पूरी इंटीग्रेटेड दरखास्त आएगी। अब सबसे बड़ी अगर आप डिमांड देखें पूरी जीएसटी में, तो एक तो ये है कि भाई कुछ आइटम ऐसी है जो कि 28% में बहुत ज़्यादा लग रही है। कॉमन मैन की आइटम भी है, और छोटे प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस करते हैं उसको। वो छोटे प्रोड्यूसर जो ऐसे थे जिनको 1.5 करोड़ तक कोई एक्साइज नहीं देना पड़ता था। एक्साइज का रेट 12% था, लेकिन देने वाले की संख्या कम थी। लेकिन थियोरेटिकली वो फिटमेंट के हिसाब से 12% एक्साइज ड्यूटी, 15% वेट मिला के 27% में चला गया, 28% के स्लैब में चला गया। अब ऐसी बहुत सारी आइटम्स है जो कि थियोरेटिकली 28% में है, बट नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसके बारे में गौर करेंगे, और एक साथ जो करना है वो करेंगे हम लोग। ये जो छुटमुट चेंजेस है उसको अब थोड़े टाइम के लिए रोक देना पड़ेगा, और जो भी एक्सरसाइज करनी है वो इंटीग्रेटेड डिवीजन की करनी पड़ेगी। तो आपने सुना रेवेन्यू सेक्रेटरी को, जो साफ तौर पर यह कह रहे थे कि आने वाले समय में बदलाव की गुंजाइश है, लेकिन जो भी बदलाव किया जाएगा वो एक साथ किया जाएगा, और छोटे मोटे बदलाव को फिलहाल थोड़े वक्त के लिए यहां पर रोका जाएगा। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप जान सकते हैं कि शेयर बाजार में आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं।